चलिए दोस्तों, हम लोग अभी विशेष पिछड़ी जनजातियों पे चर्चा करते हैं। देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति का क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी भी छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहेगा। हमेशा इससे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की टोटल संख्या 5+2 अर्थात 7 है। 5 केंद्र ने, राष्ट्रपति ने क्या किया है, घोषित किया है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का, और 2 राज्य सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, तो मैं आज आपको विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बताऊंगा। देखिए, वे जनजाति समूह जो अन्य जनजाति की तुलना में क्या है अधिक पिछड़े हुए हैं, या जिनकी जनजाति समाज क्या है मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से कोसों दूर है, उसे विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। याद रखेंगे, पूरे भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो भारत में, पूरे इंडिया में अभी टोटल कितने इसमें शामिल किया गया है विशेष पिछड़ी जनजातियों में, कितने जनजातियों को। तो अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत में जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, भारत में टोटल 75 है। कितना है? 75 है। 75 जनजाति समुदाय है जिसे इसके अंतर्गत रखा गया है विशेष पिछड़ी जनजाति में। ठीक है, लेकिन इसी 75 में, अगर ये तो हो गया इंडिया के संदर्भ में, लेकिन अगर मैं बात करूं केवल अपने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बेटा, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसकी संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 5+2 है, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आएगा, और 2 को राज्य सरकार ने क्या किया, डिसाइड किया। तो टोटल हमारे पास छत्तीसगढ़ में कितना है? तो छत्तीसगढ़ में अभी विशेष पिछड़ी जनजाति 7 हैं, जबकि इंडिया में कितना है? 75 है। हमारे पास में कितना है? 7 हैं। अब इसमें देखना है कि इसका मापदंड कैसे डिसाइड होता है। विशेष पिछड़ी जनजाति अगर किसी को करना है, डिसाइड करना है, तो उसके पैमाने क्या हैं, उसके मेज़रमेंट क्या है, मापदंड कैसा डिसाइड होगा, जिसके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में कुछ मापदंड डिसाइड किया। किस अवधि में? तो उस समय 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। क्या चल रहा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का दौर चल रहा था। तो इस योजना के दौरान में इन्होंने कुछ बातें कहा। क्या बातें कहा? सबसे पहला बात कहा कि उस व्यक्ति को या उस समुदाय को हम विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल कर सकते हैं जिसकी साक्षरता दर क्या हो, 2% से कम हो। ठीक है, पहला बात कहा इन्होंने कि हम उसे विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल कर सकते हैं जिसकी साक्षरता क्या हो, साक्षरता लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या हो, तो 2% से कम हो। ये बात आया सामने। ठीक है, तो अब इसको आप क्या समझ सकते हो, ये सीधा सीधा सरल भाषा में ये कह रहा है कि जिसकी साक्षरता क्या 2% से कम हो, वो क्या होगा, वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आएगा। अर्थात अत्यंत कम साक्षरता या साक्षरता दर का एकदम निम्न होने की बात कर रहा है। दूसरी बात इन्होंने क्या है, केंद्र सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कहा जिसकी जनसंख्या घट रही है लगातार, या जिसकी जनसंख्या आ करके एक निम्न मतलब मात्रा में आके स्थिर हो गई है, तो कम होती जनसंख्या को दूसरा आधार बताया। कम होती जनसंख्या जिसकी पॉपुलेशन क्या हो, गिर रही हो, तो कम होती जनसंख्या में 2 बात कहा। पहला कहा या तो जनसंख्या का हो, घट रही हो, या आके स्थिर हो गई, मतलब बढ़ नहीं रही हो, स्थिर हो गई हो, तब भी हम उसे विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में शामिल करेंगे कहा। अगली बात उन्होंने कहा कि जो आदिम जाति पद्धति को अपनाता हो, अर्थात आजकल के जो आपको विशेष मतलब जनजाति समाज में देखेंगे तो उनको आप एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा। खेती कर रहे हैं, कोई पशुपालन कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तरह तरह का आपको मॉडर्न लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि आदिम जीवन पद्धति होना चाहिए, मतलब समाज की मुख्य धारा तथा जनजाति समूह से अलग अलगाव की स्थिति में जीवन होना चाहिए। वो देख के समझ में आना चाहिए कि वो उनकी जीवन शैली आज भी आधुनिक नहीं है। तो आदिम जीवन पद्धति को इसमें स्वीकारा गया। जो शुरू चलते आता था, है ना, आदिम जीवन पद्धति, उसे इसमें स्वीकार किया गया।
तो आदिम जीवन पद्धति जो क्या हो, आधुनिक ना हो, इस बात को इसमें शामिल किया गया। अगला मापदंड इसमें और क्या रखा गया, तो अगला मापदंड बात आए जीवन गुजारा की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि उनका काम क्या हो, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से जब सोचा जाए तो खेती का आधार ना हो, बल्कि जीवन जीने के लिए शिकार करे, वनोपज संग्रहण करे, कुछ ऐसा काम करे जो खेती के पहले उनका मेन काम होता हो। अर्थात आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की पद्धति को अपनाया। खेती के पहले क्या करते थे किसान, इन लोग शिकार करके जीते थे, वनोपज को संग्रहण करके बेचते थे, तो उनकी जीवन शैली आज भी शिकार या वनोपज संग्रहण वाली स्थिति में हो। तो आर्थिक आधार क्या बताया, आर्थिक आधार बताया, इकोनॉमिकल बेस बताया कि क्या हो, खेती के पूर्व की स्थिति है ना। कोई भी जनजाति खेती कर ले तो वो क्या इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आएगा। तो ये खेती के पूर्व की जो स्थिति होती है उसे इसमें शामिल किया गया। खेती के पूर्व की स्थिति हो, जैसे कि शिकार करना, वनोपज ग्रहण करना, इस टाइप के इसमें जीना। तो ये क्या हो गया, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 4 प्रमुख मापदंड है। अब बात आता है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा कितने समाज को, तो 5 जनजाति समुदाय को। अब हमको देखना है कि 5 जनजाति समुदाय, अब विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी हैं। देखो बेटा, छत्तीसगढ़ में कितनी ही बोल देगा तो आप क्या बोलोगे, कितना विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगर ऐसा आपको कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ में कितना विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो सबसे पहले आप बोलना 7 है। फिर बोलेगा कैसे, तो आप बोलना मैं इसका आंसर आपको दे सकता हूँ, बोलोगे ठीक है आप दो। तो आप पहले क्या करना, केंद्र के द्वारा घोषित करके कहना, इधर बताना केंद्र ने 5 कहा है, केंद्र द्वारा घोषित, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया है, और इधर करना आप राज्य के द्वारा घोषित, ठीक है। तो केंद्र ने किसको कहा है, तो केंद्र ने किसको कहा है, अब प्रश्न तो बनेगा, तो बताना। पहला में कहा है अबूझमाड़िया, ठीक है। दूसरा में बैगा, तीसरा में कमार, और चौथा में बिरहोर, और सबसे अंतिम में पहाड़ी कोरवा। में बताया ना, कोरवा की 2 जनजाति है, पहाड़ी और दिहाड़ी। हमारे छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये है पहाड़ी कोरवा, जो आज ही पहाड़ में मचान उचान बना के रहते हैं, जो आज भी उधर अपने खाना पीने के लिए वनोपज पे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो पहाड़ी कोरवा है ये ना, कोरबा मत पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पे केंद्र द्वारा घोषित अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा को क्लियर कर लिया। और अब राज्य सरकार ने किसको किया, तो राज्य सरकार ने भी 2 को घोषित किया है। एक है भुंजिया, ठीक, और जो दूसरा है वो है पंडो। इसको पंडो भी बोलते हैं, पंडोप भी बोलते हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होना, यही पंडो है, यही पंडोप भी है। तो ये कितना हो गया, 5 और 2 टोटल हमारे पास कितना हो गया, 7 विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में है। अब ये जो मैं आपको बताया कि ये केंद्र ने डिसाइड किया, ये राज्य ने डिसाइड किया। अब हमको यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बोलोगे सर कैसे, क्या चीज़ को समझने की ज़रूरत है, तो इसमें आपको क्या करना है, विशेष पिछड़ी जनजाति के संख्या को, सर्वाधिक किसकी संख्या है वो समझना है, और न्यूनतम किसकी संख्या है वो चीज़ को भी समझना है, और कौन से एरिया में पाया जाता है वो भी देखना है आपको, और उसके साक्षरता को भी पूछा जाता है तो वो भी आपको देखना है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें संख्या के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सबसे ज़्यादा किसे मानोगे। तो देखिए, सर्वाधिक संख्या किसकी है इसमें, सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में बैगा, किसकी, बैगा की।
और बैगा की जो संख्या है, अगर संख्या के हिसाब से देखोगे तो छत्तीसगढ़ में कितनी संख्या 2011 में डिसाइड हुआ था? तो यह हुआ था 89,744। तो ये क्या हो गया? सर्वाधिक संख्या हो गया किसका? बैगा जनजाति का। क्लियर हो गया। जबकि सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या किसका है? ये भी तो बात आता है ना। तो न्यूनतम जनसंख्या में आपको लेना है, किसे लोगे भाई बताओ, सोचो। अबुझमाड़िया को लोगे। अबुझमाड़िया न्यूनतम है, और देखो सॉरी, अबुझमाड़िया से भी नीचे है। जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो आपको बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उसके साक्षरता तरफ याद आ गया था मुझे। देखिए, सबसे कम में भी अगर कह देना तो बिरहोर है। बिरहोर का जो मात्रा है मात्र लगभग 3500 का है, मतलब 3490। चाहो तो आप उसको 3500 भी कह सकते हो। तो सबसे कम कौन हुआ? आपका बिरहोर। बिरहोर की जनसंख्या सबसे कम है, सर्वाधिक संख्या बैगा, जबकि न्यूनतम संख्या किसकी है? न्यूनतम संख्या सबसे कम, तो ये है बिरहोर। तो बिरहोर के लिए आप 35,000 लिखोगे तो भी चलेगा। देखो 34,000 आपको देखने को सॉरी 3,490 है, तो 3,400 को आप 3,500 भी लिख सकते हो, 3,490 को। तो 3,490 ये टोटल है, ठीक है। 10 का ही आंकड़ा यहाँ पे 2011 के हिसाब से, बाकी एग्जैक्ट डाटा तो एकदम नहीं पूछेगा, और नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं, इसको 89,000 है ना, उसको लगभग 90 मान लेना, और इसको आप 34,900 को देख लेना, 34,500, 3,500 भी आप मान सकते हो ना। 34,90, 3,490 और ये 89,744। तो ये क्या है? सर्वाधिक संख्या है और ये न्यूनतम संख्या है। तो सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, तो बैगा की। और न्यूनतम संख्या किसकी है? जो विशेष पिछड़ी जनजाति है। याद रखना ये क्या है? तो ये सभी विशेष पिछड़ी जनजाति है। विशेष पिछड़ी जनजाति की बात हो रही है यहाँ पे, विशेष पिछड़ी जनजाति की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया? चीज़ों को समझ लिया। अब इसमें क्या बता दी? ये तो हमने देख लिया, जनसंख्या देख लिया इसका। अब देखेंगे साक्षरता कि विशेष पिछड़ी जनजाति की सर्वाधिक साक्षर कौन सा है। विशेष पिछड़ी जनजाति की साक्षरता देखेंगे अपन, ठीक। तो देखिए, जब बात आती है लिटरेसी की, साक्षरता की, तो पहले क्या होता था? देखो, मैं भी किसकी बात कर रहा हूँ? विशेष पिछड़ी जनजाति की। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे लिटरेसी को रेट में अगर आप बात आता है, परसेंटेज में इसको पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता किसका है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता। तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है विशेष पिछड़ी जनजाति में? कमार की है, ठीक। ये कौन है? कमार। और इनकी लिटरेसी रेट कितना है? इनका है 47.7%, 47.7% लिटरेसी रेट है इनका। किसका? तो कमार का, जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति समाज में। दूसरे नंबर में कौन आते हैं? तो दूसरे नंबर में बैगा आते हैं 40.6% में। तो अपन को ये हो गया पहला नंबर, और ये दूसरे नंबर पे दूसरा सर्वाधिक साक्षर, दूसरा सर्वाधिक साक्षरता किस में है? जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता विशेष पिछड़ी जनजाति में कमारों को हमने देखा, लेकिन दूसरा सर्वाधिक साक्षर में अगर अपन देखेंगे तो किसको देखेंगे? तो ये है आपके बैगा का, क्योंकि बैगा का 40.6 है। कितना है? 40.6। तो ये हो गया आपका बैगा का, और ये कितना है? 40.6%। इतनी साक्षरता जो कि दूसरे नंबर पे बैगा बैठे हैं, जबकि जनसंख्या में भैया यही बैगा लोग सबसे ज़्यादा हैं। सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखोगे तो बैगा हो जाएगा, कितना है? 89,744, लेकिन साक्षरता में दूसरे नंबर पे। और कमार जो है साक्षरता में पहले नंबर पे।
चलो अब हमने तो ज़्यादा तो देख लिया। अब प्रश्न आता है कि न्यूनतम साक्षर विशेष पिछड़ी जनजाति का किसका, तो न्यूनतम साक्षर विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है, ये प्रश्न आता है। यहाँ पे आपको लेना है अबुझमाड़िया जो कि न्यूनतम में नीचे पे है। ठीक है, इसी चीज़ को उस समय थोड़ा क्लैश हो गया था जब बिरहोर की बात आ रही थी, जनसंख्या सबसे कम बिरहोर की है, तो उस समय याद इसकी अर्थ नहीं आ रहा यार अबुझमाड़िया भी तो कम में है। किस में कम में है, तो वो विशेष पिछड़ी जनजाति की साक्षरता में सबसे कम में है। तो यहाँ पे अब आएगा नोट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, न्यूनतम साक्षरता। तो न्यूनतम साक्षरता वाला विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, यहाँ पे अपना दिमाग को आपको रखना है कि भैया अबुझमाड़िया को हमको लेना है। किसको, अबुझमाड़िया, नारायणपुर में रहते हैं इन लोग। अबुझ मतलब कुछ नहीं आता मुझे, है ना, मतलब उन लोग मुख्य धारा से इतना कट गए हैं ना, इतना कट गए हैं कि इन लोग अपने आप को अबुझ मानते हैं। अबुझमाड़िया की कितनी है, तो 19.25% साक्षरता के मामले में बात हो रहा है, लिटरेसी रेट में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, नारायणपुर में पाया जाता है, अबुझमाड़ में, नारायणपुर के अबुझमाड़ में। तो इस तरीके से हमने विशेष पिछड़ी जनजाति की सर्वाधिक संख्या भी देखा, न्यूनतम संख्या भी देखा, सर्वाधिक साक्षरता भी देखा और न्यूनतम साक्षरता देखा, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि इसी विशेष पिछड़ी जनजाति के क्षेत्र को पूछा जाता है। ठीक है, तो वो निवासरत क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ में, ये निवासरत क्षेत्र विशेष पिछड़ी जनजाति का क्या है, तो निवासरत क्षेत्र को आपको दिमाग में रखना है। अब यही निवासरत क्षेत्र क्या होगा, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया इस क्षेत्र में कौन निवास करता है, इस क्षेत्र में कौन निवास करता है, ये वाला कहानी। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं बैगा की। ठीक है, मान लीजिए हम बैगा की बात करते हैं, तो बैगा किस क्षेत्र में निवास करते हैं, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। विशेष पिछड़ी जनजाति जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है और साक्षरता में भाई साहब इन लोग कौन से नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। तो इसका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए ना कि इतने बड़े पॉपुलेशन में ये किस किस एरिया में रहते हैं। सबसे पहले बैगा का जब बात आएगा तो आप याद रखेंगे कवर्धा, गौरला, पिंडरा, मरवाही और बिलासपुर को पकड़ लेना। किसको पकड़ोगे आप, कवर्धा एरिया में इनको देखा जाता है ना, बीएसपी, बिलासपुर और गौरेला, पिंडरा, मरवाही, इस क्षेत्र में मतलब पूरा बिलासपुर बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा इनका निवास क्षेत्र। ठीक, अब वैसे भी आता है पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा कहाँ निवास करते हैं, नाम में कोरवा है, कोरवा से क्या बनता है, कोरबा। तो आपको वही पकड़ना है कि ये कहाँ निवास करते हैं, तो ये कोरबा में निवास करते हैं, जशपुर में निवास करते हैं। पहाड़ी कोरवा पहाड़ में रहते हैं, जशपुर वाले एरिया में, और सरगुजा में भी ये निवास करते हैं। ठीक है, तो कोरबा, जशपुर, सरगुजा पहाड़ी कोरबा के लिए। क्लियर। अगली बात कमार की बात आती है। तो कमार को याद रखना आपको मुख्यतः गरियाबंद, धमतरी वाले एरिया में लेना है। गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, एके बेल्ट मतलब रायपुर के बगल। ठीक है, ये कमार कौन से क्षेत्र में निवास करता है, तो आपको लेना है गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद। तो ये बैगा, पहाड़ी कोरबा और कमार, ये तीन चीज़ हुआ। अब आपको इसमें निवासरत क्षेत्र में हमको दो जनजाति का और देखना है। ठीक है, क्योंकि अपन केंद्र का पहले देख रहे हैं, अबुझमाड़िया का इम्पॉर्टेंट है ये। अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके नारायणपुर में, फिर बीजापुर में, फिर दंतेवाड़ा में। यहाँ इनका निवास देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो नारायणपुर में मिलता है।
और बिरहोर 1 2 3 4, बिरहोर का आपको बताना है। तो बिरहोर कहाँ पाया जाएगा, प्रश्न तो बनता है ना, इसके लिए भी क्वेश्चन बनता है। तो यही तो इम्पोर्टेंट है, जब आप जान जाओ तब ये बनता है। बिरहोर ये पाया जाता है रायगढ़ जसपुर एरिया में, रायगढ़ जसपुर मेन यही है, रायगढ़ जसपुर। कुछ मात्रा में कोरिया और वाले भी क्षेत्र में है, लेकिन मेनली आपको रायगढ़ जसपुर लेना है। और कोरबा बिलासपुर कोरिया भी है, लेकिन मेनली रायगढ़ जसपुर है ना। आप लिख लो इसको, रायगढ़ जसपुर कोरबा बिलासपुर। ये तो पहाड़ी कोरबा, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर इन क्षेत्रों में निवास करती हैं, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र के द्वारा। अब भैया ये तो हो गया केंद्र के द्वारा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है पंडोर भूंजिया, जो कि राज्य का है, राज्य का है ना। तो आप पंडोप, जो पंडोप जनजाति है उसके बारे में बताएं और भूंजिया को बताएं। इसी को पूछा गया था भूंजिया के बारे में एग्ज़ाम में। लाल बंगला, किचन, रसोई याद करो, कुछ दिमाग में जोड़ डालो। पंडोप जनजाति कहाँ पाया जाता है, सरगुजा में निवास करता है। और जबकि भूंजिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो ये है गरियाबंद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हमने देख लिया। और ये सब आता है एग्जाम में, याद रखेंगे आप, सब चीज़ पूछा आता है। सर्वाधिक जनसंख्या बोले तो बैगा बताना, न्यूनतम जनसंख्या बोल दे तब आप क्या बताओगे, बिरहोर बताओगे, है ना। 3490 ये सब पूछा आता है, याद करेंगे। एक बार क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 2015 में एक इसका बेस सर्वे करवाया था, बेस सर्वे, ताकि हम क्या करें, गवर्नमेंट डाटा दे सके करके। तो इसे आधारभूत सर्वेक्षण कहा गया। कब कराया था, 2015। बताना नहीं चाहिए लेकिन इसको बता रहा हूँ, फिर आप लोग बोलते हो सर बहुत डिटेल हो जाता है ऐसा करके। तो इसको इस समय क्या है, बेस सर्वे करवाया था गवर्नमेंट ने, है ना, या आधारभूत सर्वे मतलब एक प्रकार का आपका क्या होता है, सर्वेक्षण हो जाता है। ठीक है, इसका जांच करवाया था। कब कराया था, 2015 के वित्तीय वर्ष में। 2015-16 आप ले लेना, लेकिन 15 का समय चल रहा था। तो इसमें हमको पता चला सबसे ज़्यादा जनसंख्या बैगा का है और सबसे कम जो है बिरहोर का है। लेकिन उस समय टोटल जब परिवारों को पूछा ना, टोटल परिवारों की संख्या कितना था, तो 57,432 परिवारों की संख्या थी टोटल। पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ। अकेले बैगा ही खुद मतलब 89,744 था जनसंख्या में, खाली बैगा ही। तो फैमिली कितनी थी, तो फैमिली का सर्वे हुआ, फैमिली का कार्ड देखा गया, पूरा आईडी देखा गया कि वाकई में वो मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है कि नहीं आती है। तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति में आने वाली जनसंख्या का फैमिली 57,432 परिवारों का संख्या था उस समय। और जो कितने जिलों के कितने ग्राम में, तो उस समय छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में 2101 ग्राम में ये निवास करते थे। ठीक है, 16 जिलों में, ये चीज़ जान लो, बताना नहीं था मेरे को लेकिन मैं बता दिया, इतना डिटेल फिर आप डरते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो 16 जिलों में कितने गांवों में थे ये, तो 2101 ग्रामों में ये निवास करते थे। मैं ग्राम पंचायत नहीं बोला हूँ, मैं ग्राम बोला हूँ। ठीक है, तो इतने गांवों में कई सारे छोटे छोटे गांव मिलके ग्राम बनते हैं, ये निवास करते थे 16 जिलों में। परिवारों की संख्या छोड़ दो, बस इतना जान लो। अगर गलती से पूछ दे कि 2015 में जो बेस सर्वे हुआ था, आधारभूत सर्वेक्षण हुआ था, तो कितने जिलों में कितने गांवों में निवास करते थे, तो आप बता देना कि ये क्या करते थे, 16 जिलों में और 2101 ग्रामों में निवास करते थे। ठीक, और अबुझमाड़ों के लिए स्पेशली, क्योंकि उनकी लिटरेसी रेट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 19% है, साक्षरता एकदम कमज़ोर हो चुकी थी इनकी स्थिति शिक्षा के इत्यादि के माध्यम से। शुरू से ही थोड़ा सा उन लोग बीहड़ जंगल में रहे हैं और मुख्य धारा से दूर हैं। तो सरकार ने क्या किया था, सरकार ने एक अबुझमाड़ विकास
अभिकरण बनाया था। अभिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। तो अबूझमाड़ विकास अभिकरण 1978 में स्थापित हुआ था, जिसमें अबूझमाड़ में रहने वाले जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए बनाया गया था। अबूझमाड़ विकास अभिकरण। अभिकरण मतलब उनके लाइफ को डेवलप करने के लिए एक ट्रिब्यूनल था। ये कब स्थापित हुआ था, कब लाया गया था? तो 1978 में। वित्तीय वर्ष पूछे तो 78 और 79 बोलना, लेकिन वर्ष बोल दे तो 1978 बताना। क्यों लाया गया था? तो इनके जीवन शैली में सुधार करने के लिए, है ना, जीवन में मतलब ताकि शैक्षणिक इनका विकास हो सके, मुख्य धारा से जुड़ सके, ये सब चीज़ें जीवन स्तर में सुधार करना बोलना, ठीक है, लाइफ लेवल जो है उसमें सुधार हो सके, इसीलिए सरकार इसको 1978 में अबूझमाड़ विकास अभिकरण को बना दिया था, जीवन स्तर में सुधार हेतु। कब आया था ये अभिकरण की स्थापना, कब हुआ था? 1978 को। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा है। बस आप अपना रिवीजन पे काम करें, बस आप अपना कैलकुलेशनल ऐसा करें कि आप एक दिन में 2 बार रिवीजन कर लो, सप्ताह में कम से कम 3 बार रिवीजन कर लो सारे कंटेंट को। सब इंपॉर्टेंट है बेटा, सब चीज़ पूछा जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में सब चीज़ मैंने बता दिया, मैंने कोई कमी नहीं किया है, मैंने हर एक तथ्य को बताया है, एक एक पैमाना मापदंड को बताया है, विशेष पिछड़ी जनजाति के एक एक चीज़ों को बताया है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कैसा पढ़ते हो। मैं इतना मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता तो दूसरे टीचर की तरह पूरा CGPSC CGWAPM का फुल लेंथ कोर्स 4 महीने में ख़त्म करके रफा दफा कर देता, बट मैं इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को डील करते हो, और आप अपने आसपास के लोगों को बताओ। अगर वो कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, फुल गुणवत्ता के साथ क्लास लेना चाहते हैं, अनुभव के साथ लेना चाहते हैं, जो 5 CGPSC मेंस का मेरा अनुभव रहा है, 1 MPPSC मेंस का मेरा अनुभव रहा है, जो भी 10-11 छोटे मोटे मैंने एग्ज़ाम निकाला है, जो भी अभी तक के मैंने सीखा है ना, 10 से 11 साल के सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस के साथ में मैंने इतनी मेहनत करके 8 सालों से 9 सालों से, ये 9वां साल चल रहा है कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों का एफर्ट, सब चीज़ों का कैलकुलेशन आपको मेरी क्लास में दिखेगा, और आप इस वीडियो से समझ भी गए होंगे। तो पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, बस अपना ध्यान रखना, जो जो बताऊँ उसे नकारना मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ छोड़ना मत। अगर ये चीज़ छोड़ दिए तो बहुत नुकसान होगा। कोशिश करें बेटा, थोड़ा ईमानदार हो जाएं, मेहनत करें, रिवीजन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।